एक लड़की शादी कर अपने ससुराल तो जाती है, लेकिन जब उसका पति मनपसंद नहीं मिलता है, 1 साल के अंदर ही अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर उसके बाद अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीने के लिए एक ऐसे सफ़र पे निकल पड़ती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। बाहरी दिल्ली का एक थाना पड़ता है निहाल विहार। बात कर रहा हूँ मैं 8 मार्च 2019 की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी निहाल विहार के 2 कांस्टेबल जब रात्रि के वक्त गश्त पे निकलते हैं तो सैयद नागलोई के पास नहर के किनारे से जब होकर गुजर रहे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति भागते दौड़ते हुए पहुंचता है और दोनों कांस्टेबल से कहता है कि साहब, नहर के दूसरी छोर पे एक सूटकेस पड़ा है, शायद उस सूटकेस में कुछ ऐसा है जिससे काफ़ी दुर्गंध आ रही है। व्यक्ति जैसी इस तरह की बातें दोनों कांस्टेबल से कहता है, दोनों कांस्टेबल वहाँ पे पहुँचते हैं तो नहर के दूसरी छोर पे एक सूटकेस को देखते हैं। दरअसल वो इलाका पश्चिमी बिहार थाने के अंतर्गत पड़ता था, इसीलिए एक कांस्टेबल इस बात की जानकारी पश्चिमी बिहार थाने में देता है। सूचना देने वाला चूँकि एक पुलिस वाला था, इसीलिए पश्चिम बिहार थाने की पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और तुरंत ही अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और उस सूटकेस को नहर से बाहर निकालती है। पुलिस जब सूटकेस को ओपन करती है तो उस सूटकेस में एक महिला का डेड बॉडी मिलता है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 47 साल के आसपास थी। दरअसल उस महिला की हत्या कुछ दिन पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। उस महिला के पास से कुछ ऐसा भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए उसी रात को पुलिस आसपास के कॉलोनी के कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाती है और उस महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस महिला को देखकर पहचान नहीं पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस अब उस महिला का शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। जैसे ही ये फ़ोटो निहाल विहार के थाने में पहुँचता है, निहाल विहार के थाने की पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान लेती है। दरअसल उस महिला का नाम है जागीर कौर। जागीर जो दीपक बिहार की रहने वाली है। निहाल विहार के थाने के पुलिस तुरंत ही पश्चिम बिहार थाने से कांटेक्ट करती है और जागीर कौर के बारे में पुलिस को बताती है। निहाल विहार की पुलिस कहती है कि दरअसल इसका नाम जागीर कौर है। इसकी बेटी हरजिंदर कौर ने 4 मार्च 2019 को अपने माता और पिता दोनों का ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया है। हरजिंदर कौर के पिता का नाम है गुरमीत कौर। जैसे ही निहाल विहार के थाने इस तरह की बातें पश्चिम बिहार थाने पुलिस से बताती है, पुलिस उसी रात को ही जागीर कौर की बेटी हरजिंदर कौर से कांटेक्ट करती है और उसे थाने में बुलाती है। हरजिंदर कौर जब थाने में पहुंचती है तो पुलिस उससे कहती है कि हमें एक डेड बॉडी नाले से बरामद हुआ है और हमने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल में चलना होगा और उस डेड बॉडी को देखकर पहचानना होगा। पुलिस हरजिंदर कौर को लेकर के हॉस्पिटल में पहुँचती है और उस डेड बॉडी को हरजिंदर कौर से दिखाती है। हरजिंदर कौर जैसे उस डेड बॉडी को देखती है, देखकर पहचान लेती है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे ही माँ जागीर कौर है। हरजिंदर कौर रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरे पिता गुरमीत कौर की भी हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो भी कई दिनों से लापता है। हो सकता है कि उनका भी डेड बॉडी नहर में ही पड़ा हो। हरजिंदर कौर जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस उसी रात को ही हरजिंदर कौर को लेकर के फिर से उस नहर में जाती है और जाकर उसके पिता की डेड बॉडी को ढूंढना शुरू करती है। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाती है और 2 घंटे के बाद ही उसी नहर में थोड़ी दूर पे नहर के किनारे ही एक और काले रंग का सूटकेस मिलता है। पुलिस जब उस सूटकेस को ओपन करती है तो उसी सूटकेस में हरजिंदर कौर के पिता का भी डेड बॉडी मिलता है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को भी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर दोनों की हत्या के बारे में हरजिंदर कौर से पूछताछ करती है। तो हरजिंदर कौर कहती है कि साहब, मेरे माता पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी ही बड़ी बहन सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम दीक्षित ने किया है। विक्रम जो लखनऊ का रहने वाला है। हरजिंदर कौर जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस हरजिंदर कौर के तहरीर पे सोनिया से पूछताछ करने के लिए दीपक नगर उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि उसके घर पे बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस जब सोनिया के नंबर पे फ़ोन करती है, रिंग तो जा रहा है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। इसीलिए पुलिस अब सबसे पहले उसके घर के आसपास का CCTV खंगालना शुरू करती है
सीसीटीवी के रिकॉर्ड को जब चेक करती है तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता की हत्या सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इंतजार करने लगती है। जैसे ही दोनों का लोकेशन मिलता है, पुलिस लोकेशन के आधार पर ही बाहरी दिल्ली से सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम दोनों को अपने कस्टडी में 10 मार्च को लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर सोनिया और विक्रम से उसके माता पिता के हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सोनिया अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सोनिया जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। गुरमीत कौर जो प्रॉपर दिल्ली का ही रहने वाला है। गुरमीत कौर की पत्नी का नाम है जागीर कौर। जागीर जो पंजाब के जालंधर शहर की रहने वाली है। गुरमीत कौर जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। गुरमीत कौर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। गुरमीत का बड़ा बेटा अपने पूरे परिवार के साथ दुबई में रहता है। गुरमीत का दूसरा बेटा चूंकि एक दूसरे जाति धर्म की लड़की से शादी कर लेता है, इसीलिए गुरमीत अपने बेटे को घर से निकाल देता है। उसके घर पे दोनों बेटी सोनिया और हरजिंदर ही रह जाते हैं। सोनिया भी जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, गुरमीत अपनी बेटी की शादी साल 2011 में फरीदाबाद का रहने वाला सुरेंद्र से कर देता है। सोनिया जब सुरेंद्र से शादी कर अपने ससुराल में जाती है, सुरेंद्र उसे पसंद नहीं आता है। सुरेंद्र जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति है, जबकि सोनिया देखने में खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफ़ी तेज तरार है। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, सोनिया का जब अपने पति से नहीं बनता है, आखिरकार दोनों अपनी मर्जी के हिसाब से 1 साल के अंदर ही तलाक ले लेते हैं। उसके बाद से सोनिया अपने पति से तलाक लेकर अपने माता पिता के पास आकर रहने लगती है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, सोनिया का अपने ही इलाके का रहने वाला अरुण शर्मा से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके ठीक 2 महीने के बाद ही इस बारे में सोनिया अपने माता पिता से बताती है और कहती है कि मैं अरुण से बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करती हूँ, बल्कि हम शादी भी करना चाहते हैं। सोनिया जब शादी का प्रपोजल अपने माता पिता के सामने रखती है, इस शादी की मंजूरी सोनिया के माता पिता दे देते हैं और 2 महीने के बाद ही सोनिया अरुण से शादी कर लेती है। अरुण से जब शादी कर लेती है, लगभग 5 साल का समय गुजरता है। इस दौरान सोनिया के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद आखिरकार एक दिन सोनिया अपने दूसरे पति सुरेंद्र को भी छोड़कर अपने घर चली आती है। सोनिया अपने पति सुरेंद्र को सिर्फ इसलिए छोड़ती है क्योंकि सोनिया को जब दूसरा बच्चा होता है, उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर अपनी बहन की देखरेख करने के लिए अरुण शर्मा के घर पे जाती है और कुछ दिन अपने जीजा के ही घर पे रहती है। लेकिन हरजिंदर कौर जब अपने जीजा के घर पे जाती है, इधर अरुण जब हरजिंदर की खूबसूरती को देखता है, उस पर फिदा हो जाता है। चूँकि दोनों के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों काफ़ी हद तक हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते आखिरकार एक दिन अरुण और हरजिंदर के बीच में संबंध बन जाता है। एक बार जब दोनों के बीच में संबंध बनता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। हालांकि शुरू में तो इस बात की जानकारी सोनिया को नहीं मालूम चलता है, लेकिन एक दिन सोनिया अपने ही घर में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उसके बाद से सोनिया अपनी बहन को अपने मायके में भेज देती है। इधर हरजिंदर कौर अपने माता पिता के पास तो आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अरुण और हरजिंदर का मिलना जुलना बंद नहीं होता है। अरुण हरजिंदर से मिलने के लिए कभी अपने ससुराल में चला जाता है, तो कभी मिलने के लिए उसे बाहर बुला लेता है। जब दोनों का मेल मिलाप खत्म नहीं होता है, इस बात से सोनिया इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि एक दिन अपने दोनों बच्चों को अपने पति के पास ही छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आती है। इधर सोनिया जब अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है, उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर को भी एक मौका मिल जाता है। हरजिंदर कौर अपने बहन की दोनों बच्चों का देखभाल करने के लिए अरुण के घर पर चली जाती है और फिर अपने जीजा के साथ ही रहने लगती है। इस वजह से सोनिया इस प्रकार से नाराज़ हो जाती है कि अब वो अरुण को भी छोड़ देती है। लेकिन सोनिया जब अपने पति को छोड़कर अपने घर पे रहने लगती है, उसका मन नहीं लगता है। इसलिए सोनिया अब अपना गुजर बसर करने के लिए एक नौकरी का सर्च ऑनलाइन करती है। ऑनलाइन जब नौकरी का सर्च करती है, तो जॉब पोर्टल पे ही सोनिया को विक्रम दीक्षित का नंबर मिल जाता है। विक्रम दीक्षित जो लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला है। दरअसल विक्रम दीक्षित ने अपना एक जॉब पोर्टल पे ही नौकरी पोस्ट किया था। जैसे ही विक्रम का नंबर मिल जाता है, सोनिया विक्रम से बातचीत करती है। विक्रम भी सोनिया को लखनऊ बुला लेता है। सोनिया जब नौकरी के सिलसिले से लखनऊ में पहुंचती है और विक्रम से जब मुलाकात करती है, विक्रम को जब मालूम चलता है कि सोनिया ने पहले पति को तलाक दे दिया और दूसरे पति को छोड़कर अपने घर पर रह रही है, विक्रम को भी एक मौका मिल जाता है। दरअसल विक्रम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, इसलिए विक्रम सोनिया को नौकरी नहीं देता है, बल्कि उसे अपने घर में जगह भी दे देता है। सोनिया जब विक्रम के घर में रहने लगती है, उसके बाद से
दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से 1 साल के बाद सोनिया वापस साल 2017 में अपने माता पिता के पास चली आती है और विक्रम से कहती है कि मैं दिल्ली में ही रहकर वहीं से अपना काम करूंगी। सोनिया जब अपने माता पिता के पास चली आती है, उसके बाद से विक्रम भी अब अक्सर सोनिया से मुलाकात करने के लिए दिल्ली शहर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन विक्रम जब सोनिया से मुलाकात करने के लिए दिल्ली उसके घर पे आता है, तब विक्रम को मालूम चलता है कि दरअसल सोनिया के 2 भाई हैं जो ऑलरेडी घर से बाहर है। उसकी बहन से भी 36 का आंकड़ा चल रहा है। जो उसके माता पिता का मकान है, उसकी कीमत लगभग 70 से 80 लाख के आसपास है। विक्रम सोनिया को एक सुझाव देते हुए कहता है कि ये मकान तुम अपने माता पिता से अपने नाम पे करवा लो। जैसे ही मकान तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर यहीं से रहकर अपना बिजनेस करेंगे। विक्रम जब इस तरह की सुझाव सोनिया को देता है, तो सोनिया को भी ये सुझाव काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है। इसीलिए सोनिया एक दिन अपने माता पिता से कहती है कि ये घर मेरे नाम कर दो। जैसी इस तरह की बातें कहती है, ये बातें सुन करके उसके पिता गुरमीत कौर एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बनाई हुई है। भले ही मेरे आज के समय में सारे बच्चे इधर उधर बिखरे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में सबका बराबर का हिस्सा है। मैं प्रॉपर्टी सबको बराबर दूंगा। जब इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहते हैं, सोनिया ये सारी बातें अपने प्रेमी विक्रम से बताती है। विक्रम सोनिया को समझाते हुए कहता है कि कैसे भी करके वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लो, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी अगर सबके बराबरी हिस्से में बढ़ जाएगा तो तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा। जब इस तरह की लालच सोनिया को देता है, सोनिया भी लालच में आ जाती है और आखिरकार एक दिन उस घर की सारी कागजात संदूक से चुरा लेती है और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनवा लेती है और फिर अपने ही इलाके का रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू से जाकर मुलाकात करते हैं और उस घर को बेचने की बात कहते हैं। बिट्टू भी उस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, अच्छा खासा रकम भी देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही मकान बिकने की बारी आती है, विक्रम सोनिया को समझाते हुए कहता है कि जब ये मकान बिकेगा, तुम्हारे माता पिता को मालूम चल जाएगा और वो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बने, उन दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। विक्रम जब इस तरह की बातें सोनिया से कहता है, तो सोनिया को भी लगता है कि शायद अब उसके माता पिता उसके करियर का रुकावट बन चुके हैं। इसलिए सोनिया भी अपने माता पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से विक्रम और सोनिया एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 10 फरवरी को सोनिया के नानी का पंजाब में मौत हो जाती है, इसलिए सोनिया की माँ अपने मायके चली जाती है। इधर सोनिया की माँ जैसे ही मायके चली जाती है, उसका पिता घर पे अकेले पड़ जाते हैं। सोनिया को लगता है कि यही सही मौका है। सोनिया तुरंत ही विक्रम के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पापा घर पे अकेले ही हैं, सही मौका है, तुम दिल्ली आ जाओ। उस वक्त विक्रम जो लखनऊ में मौजूद था, विक्रम को भी लगता है कि सही मौका है। विक्रम दिल्ली जाने के लिए तो तैयार होता है, लेकिन विक्रम को लगता है कि यह काम मेरे अकेले बस का नहीं है। इसीलिए विक्रम अपने इस षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है रिंकू और दूसरे का नाम है दिवाकर। रिंकू और दिवाकर भी लखनऊ के गोमती नगर का ही रहने वाले हैं। दरअसल दोनों एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है। दोनों के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। विक्रम इन दोनों को 50,000 रुपया देने का लालच देता है और 10 फरवरी को ही दोनों को लेकर सोनिया के घर दिल्ली पहुंच जाता है। इन दोनों का दिल्ली पहुंचने से पहले रात्रि के वक्त सोनिया अपने पिता के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिलाकर दे देती है। इधर उसके पिता जब खाना खा करके सोते हैं, काफ़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। इधर विक्रम जब अपने दोनों दोस्तों को लेकर के सोनिया के घर पर पहुँचता है, रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास ये चारों मिलकर सोनिया के पिता की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को सोनिया के घर में ही पड़े एक सूटकेस में पैक करके इसी सैयद नागलोई के नहर के पास जाते हैं और नहर में फेंक करके वापस चले आते हैं। उसके बाद से विक्रम अपने दोनों दोस्तों के साथ वापस लखनऊ चला जाता है। जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है, 2 मार्च को सोनिया की माँ उसके नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं दिल्ली वापस आ रही हूँ। 2 मार्च को जब दिल्ली के लिए चलती है, इधर सोनिया फिर से अपने आशिक विक्रम के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे दिल्ली बुलाती है। इधर विक्रम जब दिल्ली के लिए रवाना होता है, तो अपने साथ अपने दोस्त रिंकू को भी ले लेता है। इधर 2 मार्च को जब सोनिया की माँ अपने घर पे पहुंचती है, उसी रात को सोनिया अपने माँ के खाने में अपने पिता के जैसे ही कुछ नींद की गोलियां मिला देती है। उसकी माँ भी जब खाना वाना खा करके सोती है, काफ़ी गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद से सोनिया, उसका प्रेमी विक्रम और उसका दोस्त रिंकू, ये तीनों मिल करके सोनिया की माँ की भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को पूरी रात घर में ही रखते हैं। अगले दिन सोनिया और विक्रम मार्केट में जाते हैं और मार्केट से जाकर एक लाल कलर की सूटकेस खरीद कर लाते हैं और फिर रात्रि के वक्त उसी सूटकेस में
सोनिया की मां की डेड बॉडी को पैक कर फिर से उसी सैयद नागलोई के पास नहर किनारे के पास जाते हैं और उस नहर में उसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। 2 दिन का जब समय गुजरता है, 4 मार्च को जागीर कौर की छोटी बेटी हरजिंदर कौर अपने मां के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। हरजिंदर कौर जब अपनी मां के बारे में अपनी बहन सोनिया से पूछती है तो सोनिया कहती है कि मां पंजाब से आई ही नहीं है। हरजिंदर कौर जब अपने मामा के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने मां के बारे में पूछती है तो उसके मामा कहते हैं कि तुम्हारी मां 2 मार्च को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इसलिए अब हरजिंदर कौर अपने माता और पिता के बारे में पता लगाने के लिए अपने घर पे आती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। हरजिंदर कौर जब अपने माता पिता के बारे में सोनिया से पूछताछ करती है तो सोनिया भी कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं देती है, जिसे लेकर के हरजिंदर कौर को अब शक होने लगता है कि शायद उसके माता पिता के साथ कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। जब उसके माता पिता का कुछ पता नहीं चलता है, 4 मार्च को ही इसी निहाल बिहार के थाने में जाती है और अपने माता पिता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। वाकई में सोनिया जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सोनिया के तहरीर पर उसके आशिक विक्रम और विक्रम के दोनों दोस्त रिंकू और दिवाकर को भी लखनऊ से अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।